मैं कौशलेंद्र कुमार आज भारत के सबसे चौंकाने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड की सच्चाई साझा करने जा रहा हूं, जिसने पूरे देश को हिला दिया था। देखिए, 11 मई को शादी हुई थी, 20 मई को ये लोग हनीमून पे गए थे, 23 मई को मर्डर हुआ। मतलब काफ़ी फास्ट हुई ये सारी चीज़ें। विदिन 15 डेज में शादी, हनीमून, मर्डर सारी चीज़ें होकर के एंड केस क्लोज हो गए एक तरह से, क्योंकि ऐसा लगा जैसे कि बस कहीं पे गायब हो गए, मारे गए। तो ये 15 दिन के अंतर्गत सारी चीज़ें हुई थी। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद इसमें राज खुलने शुरू हुए एंड देन जा करके 9 जून को गिरफ्तारी होती है। मतलब सिर्फ 30 दिनों में 2 खुशहाल परिवार बुरी तरह से बर्बाद हो गए। ये कहानी है लव, धोखा, साजिश और एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी किलर्स को हायर किया था। तो आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं कि इसमें हुआ क्या था। ऐसा क्या हुआ कि 30 दिनों में, 15 से 30 दिनों में 2 फैमिलीज को 100% तबाह कर दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है इंदौर की गलियों से। यहाँ रहता था राजा रघुवंशी, एक तेज तर्रार लड़का, एम्बिशियस युवक जिसकी एज लगभग 30 साल, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में पार्टनरशिप पे चलाता था। 3 भाई मिलके ये काम कर रहा था, विपिन, सचिन और एक और भाई। ये लोग मिल करके रघुवंशी ट्रांसपोर्ट चलाते थे, जिसका सालाना टर्नओवर 8 से 10 करोड़ रुपए के करीब हो जाया करता था। राजा कंपनी का फाइनेंशियल हेड था और घर का भरोसेमंद सहारा भी था। माँ उमा रघुवंशी अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। नॉर्मल परिवार था, लेकिन सुखी संपन्न लोग थे वो। अब यहाँ पे एंट्री होती है कहानी के लीड विलेन की। राजा रघुवंशी की जिससे शादी हुई, सोनम रघुवंशी की एंट्री होती है। सोनम रघुवंशी कौन थी? इसका उम्र लगभग 24-25 साल रहा होगा। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग तो नहीं कहेंगे, और हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंट जरूर थी। इसके पिता देवी सिंह रघुवंशी का सनमाइका फैक्ट्री का कारोबार था। मतलब ये लोग भी बिजनेसमैन थे। इनकी मार्केट वैल्यू करीब 12 से 15 करोड़ के करीब सालाना होती थी। इनके भाई जो है वो गोविंद प्लाईवुड और लेमिनेट का बिजनेस देखते थे। बाहर से आप देखोगे तो सब कुछ परफेक्ट लगेगा। दोनों परिवार लगेंगे कि लगभग सेम लेवल के थे, ऑलमोस्ट बराबरी के। अपर मिडिल क्लास में दोनों आ रहे हैं। शादी एकदम परफेक्ट मेल की तरह लग रहा था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपा हुआ था एक ऐसा राज जिसने आगे चलकर सबको हिला दिया और 2 फैमिली को तबाह कर दिया। सोनम का अफेयर था वहीं उसी ऑफिस में मोस्ट प्रोबेबली काम करने वाले एक लड़के के साथ। नाम था राज कुशवाहा। 21 साल का लड़का था, मतलब सोनम से छोटा था। उसकी नौकरी पहले देवी सिंह की सनमाइका फैक्ट्री में अकाउंटेंट के तौर पे लगी हुई थी। गोविंद प्लाईवुड बिजनेस में भी देखने लग गया था। ये लड़का बिहार से आया था, नॉर्मल साधारण लुकिंग था और सिर्फ 20,000 रुपये पे काम कर रहा था वहाँ पे। सोचिए, एक तरफ इन दोनों की फैमिली, सोनम की और राजा की, करीब 10-12 करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर रही है बिजनेसेस में। दूसरी तरफ एक लड़का जिससे सोनम प्यार करती है, जो हार्डली 20,000 रुपये का इनकम जनरेट कर पा रहा है, वो भी इन्हीं की कंपनी में, सोनम की ही कंपनी में काम करके। लेकिन सोनम उसको दिल दे बैठी थी। मतलब ये प्यार मोहब्बत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट रहा है प्राचीन काल से। अक्सर लोग बोलते हैं कि इन सब चीज़ों को तो हमारे ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए, तो आज के टाइम में समझना इतना ईजी तो नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि विश्वामित्र को मेनका छोड़ के भाग गई थी 5-10 साल तक शादी करने के बाद और रिलेशनशिप में रहने के बाद। दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है वहीं का, मध्य प्रदेश का ही, जहाँ से सोनम थी। राजा भोज को उसकी पत्नी छोड़ के भाग गई थी घोड़े चराने वाले के साथ। तो मतलब इन महिलाओं को थोड़ा समझना टफ रहा है पुरुषों के लिए प्राचीन काल से ही, और वही चीज़ यहाँ भी हुआ। लोगों को लगा, सोनम के घर वालों को लगा, राजा रघुवंशी के घर वालों को लगा होगा कि बराबरी का फैमिली है, तो अगर हम लोग डील कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो मे भी हंसी खुशी सब लोग आगे निकल लेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि महिलाओं का जो है, जिसको त्रिया चरित्र नाम दे करके थोड़ा कंडेसेंड भी किया जाता है, चलो वो तो अलग सब्जेक्ट है। बट हाँ, महिलाओं के जो विचार होते हैं उनको समझना इतना ईजी नहीं माना जाता है समाज में। तो उसी का एक एग्जाम्पल ये हत्याकांड भी है कि बेशक फैमिली वालों ने जिस चीज़ को परफेक्ट माना था वो उतना परफेक्ट था नहीं, बाहर से परफेक्ट दिखता था। क्योंकि सोनम किसी और के चक्कर में, किसी और के साथ अफेयर में या रिलेशनशिप में आ चुकी थी,
किसी ऐसे लड़के के साथ जिसको अगर हम हैसियत वाइज देखें, समाज के मापदंडों पे अगर हम जज करें, तो वो सोनम की फैमिली के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच रहा था। बट एनीवे, अब दिल दे बैठी थी तो दे बैठी थी। और फिर ऐसा हुआ कि ऐसा माना जाता है कि परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि इस पे डाउट है, क्योंकि इस तरह की घटना जब जनरली होती है तो अपने परिवार वालों को तो सबसे पहले पता चल जाता है। मतलब घर में जो माँ होती है, जो पिताजी होते हैं, उनको तो पता चलना ही होता है। तो इस चीज़ पे डाउट है कि इसके परिवार वालों को पता नहीं रहा होगा, बट यही ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है। शक से बचने के लिए सोनम ने उसके नंबर को अपने फ़ोन में संजय वर्मा के नाम से सेव कर रखा था, ताकि जस्ट इनकेस अगर कभी कोई इसका फ़ोन वगैरह चेक भी करे तो उसको पता नहीं चलना चाहिए। मतलब कि सोनम कभी पकड़ में नहीं आना चाहती थी कि उसी के बिजनेस में, उसी के ऑफिस में काम करने वाले लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्च से अप्रैल का महीना सोनम और राज की नज़दीकियों का जो सिलसिला था बढ़ता जा रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि 39 दिनों में दोनों के बीच 234 कॉल्स हुए हैं। आप सोचिए, मतलब पर डे करीब करीब 6 कॉल एक दूसरे को ये लोग लगा रहे थे, और हर कॉल 30 से 60 मिनट ड्यूरेशन का होता था। मतलब ये लोग डेली लगभग 3 से 6 घंटे की बातचीत किए जा रहे थे। अब सोचिए, इतना लंबा बातचीत कैसे कर पाते होते हैं, कैसे टाइम निकालते होंगे। और इतना तो लोग तभी करेगा ना जब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगा। अच्छा, इतना ही नहीं, ये जो लड़का है वो सोनम को दीदी कहता था। ये पुरानी कहावत है कि अगर कोई किसी लड़की को फंसाता है तो स्टार्टिंग में उसको दीदी बोल के बात करता है। तो ये कहावत भी यहाँ पे चरितार्थ हो गया। राखी भी बांधा बांधी की जाती थी, लेकिन रात में गुपचुप इनकी मुलाकातें भी चल रही थी। सोनम अक्सर राज के घर जाती, उसकी माँ चुन्नी बाई को समझाती राज का ध्यान रखना, ख्याल रखना। राज की बहन सुहानी भी इन सब बातों से को अच्छी तरह से जान रही थी, वाकिफ थी। पड़ोसियों के अनुसार सोनम के माता पिता को भी इस रिश्ते का अंदाजा था, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। ऐसे केसेस में माँ बाप को ना पता हो ये इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सबसे पहले ये सब केसेस में माँ को बातें पता चली जाती हैं। दैट मीन्स कि इसके माँ बाप को अच्छी तरह से पता था, जैसा कि बाकी लोग भी बाद में बताना शुरू किए। एनीवे, अब आते हैं लास्ट डेट को। 11 मई 2025 को इंदौर में सोनम की शादी करा दी जाती है दूसरे लड़के से, राजा कुशवाहा से। अब राजा तो पूरा खुश है, एक्साइटेड है। सोनम भी वहाँ पे मुस्कुरा रही है। अब लोग उस टाइम फिगर आउट नहीं कर पाया कि वो मुस्कुराहट शातिर मुस्कुराहट थी या फिर वो अच्छी वाली मुस्कुराहट थी। एनीवे, उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत बड़ा काला राज छुपा हुआ था, जो बाद में पता चला सभी को। अक्टूबर 2024 में दोनों परिवारों के बीच में मतलब डील हो चुका था शादी की। दैट मीन्स कि लगभग 6-7 महीने से दोनों फैमिलीज के बीच में ये सब डिस्कशन फाइनल हो गया था कि शादी इन्हीं दोनों के बीच में होनी। और तब तक ये चीज़ें सोनम और सोनम की फैमिली वालों ने राजा की फैमिली वालों से छुपा के रखा। शादी के तुरंत बाद सोनम और राज का जो रिश्ता था वो भी कंटिन्यूड रहा। राजा के जो भाई थे विपिन, राजा मतलब जिससे सोनम की शादी हुई है, और राज जो सोनम का बॉयफ्रेंड है, जो इलीगल बॉयफ्रेंड है, पैरामोर है। तो राजा के जो भाई था विपिन, अब उसके अनुसार सोनम हर हाल में राजा को रास्ते से हटाना चाहती थी। मतलब राजा से शादी हुई थी तो राजा फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाकी लोग तो देख रहे थे कि इसकी हरकतें ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जैसे राजा को किसी तरह से सीन से हटाना चाह रही है। इनका रिश्ता कब हुआ था? अक्टूबर 2024 में। अब सोचिए, 6-7 महीने पहले से रिश्ता हो रखा है। तब तक सोनम ने जरूरी नहीं समझा कि ये बातें राजा को बताया जाए। शादी से पहले ही छोटे मोटे इनके बीच झगड़े भी शुरू हो गए थे। शादी से पहले ही सोनम ने राजा को बहला फुसला करके, मतलब होने वाले पति को, उसका इंश्योरेंस भी करवा लिया था 40 लाख, जिसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं, कि अगर राजा जस्ट इनकेस मरे तो 40 लाख रुपए उसके मरने पे जो नेक्स्ट उसका कीन होगा, जिसका नाम राजा वहाँ डालेगा, उनको मिलेगा। और उसमें सोनम ने अपना नाम डलवा लिया था। मतलब सोनम ने राजा को कन्विंस करके इंश्योरेंस भी करवा लिया था 40 लाख का, कि अगर राजा मरता है तो मरने के बाद 40 लाख रुपए राजा की फैमिली वालों को मिलेंगे। और फैमिली वालों ने राजा की माँ या उसके भाई का नाम ना डलवा करके सोनम ने अपना नाम डलवा रखा था। मतलब राजा को मारने की साजिश भी रच रही थी, और मारने के बाद उससे जो पैसे मिलते वो भी लेने का प्लान कर चुकी थी सोनम। पूरा शातिराना कहानी है। शादी के बाद एक रात भी नहीं गुजरा और चीज़ें बाहर आने लग गई। मतलब समझ में आने लग गया था कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन शुरू हो चुकी है। छोटी छोटी बातों पे ये लोग झगड़ा शुरू कर दिए, जैसे सूट सिलवाना,
इन बातों पे भी ये लोग जोर शोर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर चुके थे। शादी के 4 दिन बाद 15 मई को सोनम वापस चली जाती है। ये सब रीति रिवाज चलता है हमारे यहाँ जनरली कि शादी के बाद 1 घंटे के लिए या 2-4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए लड़कियां वापस मायके जाती है। बट हर जगह ये अलग अलग प्रथा है। तो चलो यहाँ पे हम सोनम को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि वो 4 दिन बाद उस प्रथा को पूरा करने के लिए मायके गई थी। वापस मायके जाकर के लेकिन उसने फिर से अपने कारनामे शुरू कर दिए। सबसे पहले जाकर के अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड राज से मिली और उसके बाद उसने जो साजिश पहले से रची हुई थी उसको क्लोजर दिया, मतलब लास्ट डिटेलिंग फाइनलाइज किया कि कैसे और कब और कहाँ मारना है जिससे शादी की है राजा को। ये सब वो अपने बॉयफ्रेंड से डिस्कस कर रही है राज के साथ। यहाँ पे सोनम एक चीज और दिमाग लगा रही थी। राजा से उसको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी राजा से कराने को उसको मना लिया था तो वो शादी करने को इसलिए मान गई थी क्योंकि एक तो उसको पता था कि राजा को कन्विंस करके इंश्योरेंस करवा लेंगे तो इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिल जाएंगे जो उसको मिलने वाले थे। 40 लाख रुपए का उसने इंश्योरेंस करवा ही दिया था राजा से। दूसरी चीज उसको लगा था कि राजा रघुवंशी जिससे शादी हुई वो जो इतने सारे पैसे कमा रहा है, इसको लगा अगर इससे शादी कर लेंगे तो वो पैसे भी मैं ले सकती हूँ। मतलब ये हिस्सा लेने के फिराक में भी आ चुकी थी। मतलब एक तो ये राजा को मारने का मूड बना चुकी थी और दूसरा मारने के बाद उसके फैमिली से उसके हिस्से की जो जायदाद जो होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो भी लेने के मूड में आ चुकी थी। और इस तरह की खतरनाक साजिश, इस तरह का खतरनाक प्लानिंग इसने अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर किया था। लेकिन ये तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग था। एक रिश्तेदार की शादी में सोनम ने राजा को उज्जैन ले जाने का बहाना बनाया। शादी के तुरंत बाद वहां भी वो लगातार फोन पे मतलब ये बोल करके कि इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, मासी की बेटी से दिस दैट, वो बेसिकली अपने पुराने बॉयफ्रेंड राज से दिन रात लगी रहती थी। राजा को धीरे धीरे लोनलीनेस टाइप का फीलिंग आने लग गया होगा कि भाई ये तो अजीब सा हो रहा है, हनीमून पे भी जाना है, हनीमून से पहले इस तरह की हरकतें कर रही है, एक तरह से इंसल्ट कर रही थी इसको दिन रात। इनफैक्ट जब लोग हनीमून पे जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ घूमेंगे। उस टाइम भी सोनम का जो बात व्यवहार था वो टोटली डिफरेंट था। मतलब इसका दिमाग तो साजिश में लगा हुआ था कि इसको हम कितने बजे पहुँचेंगे, किससे मरवाना है, किससे इसको कत्ल करवाना है, इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में पूरे टाइम चल रही थी। हनीमून से पहले उसने राजा का वजन चेक करवाया। राजा 59 किलो का था और सोनम 67 किलो की थी। मतलब सोनम यहाँ पे हैवी वेट थी। सोनम ऐसा इसलिए करवा रही थी क्योंकि ये भी उसकी साजिश का हिस्सा था। इस तरह से जब सोनम ने इसका वजन चेक करवाया तो उसको आइडिया लग गया कि अगर हम पहाड़ पे, चूंकि वो घूमने पहाड़ियों पे जा रहे थे हनीमून पे, तो अगर पहाड़ियों से धक्का देना हो तो इसको धक्का देना ईजी रहेगा क्योंकि इसका वेट भी बहुत कम था। तो ये उसका प्लान था जिस तरह से वो राजा को मारना चाह रही थी। सारा कुछ वेट वगैरह सारा वजन सारा करके वहां पे निकल रही थी। तो इस तरह से शादी के चारों ओर दिखती खुशियों के पीछे एक गहरी और खौफनाक योजना फली फूली जो आगे चलकर पूरे परिवार की जिंदगी को तहस नहस कर देने वाली थी। शादी को केवल 9 दिन अभी हुए थे। सोनम हनीमून के लिए टिकट बुक करवा देती इंदौर से गुवाहाटी तक। नॉर्थ ईस्ट जा रहे थे लोग हनीमून के लिए। राजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था क्योंकि वो पहले से ही उसको डाउट होने लग गया था, बट स्टिल जब वाइफ बोल रही है उसको लगा शायद हनीमून पे जाके नॉर्मल हो जाए, वो भी मान गया। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहती थी सोनम की चलो मन्नत कर लेंगे, मना लेंगे, मान लेंगे। तो उसको लगा चलो शायद नॉर्थ ईस्ट में जाने पे, पहाड़ियों पे जाने पे मूड ठीक हो जाए। बट यहाँ पे जाकर के कहानी डेंजरस हो जाती है। सबसे पहले लोग कामाख्या देवी मंदिर जाते हैं। वहाँ सोनम ने राजा को एक हार पहनाया ताकि राजा को आइडेंटिफाई कर सके किलर्स, ऐसा ना हो मिस्टेक से किसी और को धक्का दे दे। राजा की माँ उमा रघुवंशी बाद में यही बात बोलती हुई नजर आई कि ये कोई वैसा नहीं था कि मतलब जस्ट एक आभूषण टाइप का नहीं था, ये तंत्र मंत्र वाली भी चीजें थी और एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पहुंचाया था सोनम ने। बलि भी देना चाह रही थी सोनम, मतलब जैसे जानवरों की बलि दी जाती है देवताओं के सामने में, सोनम के प्लान में वो सारी चीजें भी थी कि मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि राजा को गर्दन उड़ा दिया जाए। मतलब मानव बलि की योजना बना रही थी सोनम। एनीवे 21 मई को दोनों गुवाहाटी पहुंचते हैं। होम स्टे में चेक इन करते हैं। यहाँ तक अभी तक लगभग सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं और यही वो दिन था
जब तीनों मर्डरर्स भी, जो 3 लोग को सुपारी दिया था सोनम ने, वो लोग भी गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। पैन बाजार के एक लॉज में रुकते हैं वो लोग और खुद को इंदौर के पर्यटक के रूप में वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। उसी दिन हत्यारों ने रेलवे स्टेशन के पास से खून से सना दराती खरीदा। मतलब दराती जिसे रेतते हैं, जिससे काटते हैं, जिससे बाद में राजा की हत्या किया उन लोगों ने। ये तो हुआ 21 मई को। 22 मई को राजा और सोनम शिलोंग पहुंचे, मेघालय की राजधानी, और शिप्रा होमस्टे में ठहरे। अगले दिन 22 मई को सोनम ने राजा को सोहरा की और स्कूटर पर घुमाने के लिए निकाला। डबल डेकर रूट पर घूमते हुए योजना के अंतिम हिस्सों को अंजाम देने का समय तय किया गया। 23 मई को सोनम ने उमा को फोन किया, ये लास्ट फोन कॉल था, और बोला कि मां सांस फूल रही है, और उसके बाद मोबाइल साइलेंट हो गया। मतलब ये एक तरह का एलाबाई था जो सोनम ने क्रिएट किया था, ताकि अगर कभी फ्यूचर में पकड़े जाए तो बोल देगी सांस फूल रही है, पहाड़ियों के ऊपर थे, नेटवर्क नहीं आ रहा था, वहीं से गिर गए, मर गए। मतलब इस तरह का वो सीन क्रिएट करना चाह रही थी, इसीलिए उसने अपनी सास को कॉल किया था और ये बोला था। अब यहाँ से मर्डर का लास्ट स्टेज शुरू होता है। मोबाइल उसने साइलेंट कर लिया कॉल करने के बाद, और राज कुशवाहा, अब जो सोनम का पुराना वाला बॉयफ्रेंड था, उसने अब वो प्लान एक्टिव किया। उसने जो 3 सुपारी किलर्स, जिसको आकाश राजपूत और विशाल सिंह चौहान, इनको पहले सोनम से 20 लाख रुपये दिलवाया। उसके बाद सोनम राजा को विशाडोंग फॉल्स के पास पार्किंग लॉट पे ले गई। सुनसान जगह थी, वहाँ पर ये लोग, ये जो 3 हत्यारे थे जो मारने गए हुए थे, जिनको सोनम ने सुपारी दिया था, वो लोग वहाँ भी उसको मारने की कोशिश किए, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मतलब कोई आ गया होगा, वहाँ पे कुछ इश्यूज हो गए होंगे, तो वो लोग उस टाइम उसको मार नहीं पाए। अंततः लास्ट में चाकू से गोद के राजा को उन्होंने खत्म कर दिया थोड़े समय में, और उसकी लाश को खाई में फेंक दी। सोनम उसी समय वहां से फरार हो गई, निकल पड़ी वहां से। 26 मई को, मतलब इसके 1-2 दिन बाद, होम स्टे से मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई, क्योंकि लोग वापस चेकआउट किए नहीं थे, तो वहां की लोकल पुलिस इनको ढूंढने लगी। विपिन और गोविंद शिलोंग पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अब मतलब जो उसके भाई थे राजा के, वो लोग उसको ढूंढने के लिए वहां गए। 50 लोग, ट्रैकर्स और लोकल्स ने मिलकर पूरे इलाके की तलाशी ली। गूगल मैप से क्लू निकालने की कोशिश की, स्कूटर कैफे के पास लवारिस वस्तुएं ढूंढे, लेकिन बारिश और कोहरे के कारण थोड़ा सा इनको डिले हो गया ये सब करने में। 2 जून को, मतलब उसके कई दिन बाद, 2 जून को राजा की लाश मिलती है डीकम्पोज्ड अवस्था में। मतलब लाश सड़नी गलनी शुरू हो गई थी। जब पोस्टमार्टम कराया तब जा करके पता चला कि इसमें हत्या हुई है, वो भी धारदार हथियार से। 3 जून को खून से सनी जैकेट भी मिल गई जो सोनम की बताई जा रही थी। अब जाकर के परिवार सदमे में आया। राजा की माँ तो कहने लगी कि काला जादू है, सोनम ने यहाँ पे गड़बड़ किया है वगैरह वगैरह। वो तो बोलना शुरू कर दी कि सोनम ने वशीकरण किया। पूरे देश में सनसनी फैल गई और सबको लग रहा था कि शायद सोनम को भी मार के उसकी लाश भी कहीं फेंक दिया गया है, जिस तरह से सोनम गायब हो गई थी इस घटना के बाद। सोनम लगातार 17 दिन तक गायब रही। मेघालय पुलिस ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन हनीमून, क्योंकि हनीमून के बहाने ही राजा को शिलोंग ले जाकर उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। सुबह 5:30 बजे राजा और सोनम शिप्रा होमस्टे से चेकआउट किए। ये समय था जब तीनों हत्यारे भी अपने छुपी ठिकानों से निकल चुके थे इनको राजा को मारने के लिए। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को छू रही थी, खौफनाक घटना की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब प्लानिंग स्टार्ट हो चुका था कि अब कैसे और कितनी देर में कहाँ पे मारना है। सुबह 6 बजे राजा और सोनम ने नॉन ग्रियाट गांव के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिजेज देखने के लिए ट्रैकिंग शुरू की। सोचिए, ट्रैकिंग करने को इसको लेके जा रही है जानबूझ करके, क्योंकि ट्रैकिंग में आप जंगल के बीच से गुजरते हैं, सुनसान जगहों से गुजरते हैं। 7 बजे सुबह जैसी हल्की सी धूप और ठंडी हवा आई, दोनों एक ढाबे पे जाकर के चाय पीते। 10 बजे तक राजा और सोनम लगभग 2000 सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे। उसी समय एक टूरिस्ट गाइड ने उन्हें 3 अजनबी आदमियों के साथ देखा, जो बाद में पुलिस को बताया था। मतलब वो तीनों भी साथ ही घूम रहा था अगल बगल में। कितना खौफनाक रहा होगा आप समझिए। और सोनम को सारा पता है, क्योंकि उसी ने तो हायर किया है।
मतलब अपने पति को मारने वाले तीनों हत्यारों को अगल बगल में साथ में लेके घूम रही है सोनम। एनीवे दोपहर 12 बजे जो मर्डरर्स थे वो इसके पास आए, राजा के पास, और फ्रेंडली हो गए, मतलब फ्रेंड बनने की कोशिश करने लगे। राजा को लगा कि उसी की तरह दूसरे लोग भी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए, और सोनम जस्ट पीछे पीछे चल रही थी। सोनम ने हत्यारों को इशारा कर दिया। विशाल सिंह चौहान ने पहला वार किया, राजा के सिर पर 2 तेज धारदार वार किए, मतलब चाकू से जो खरीदा था इन लोगों ने, एक पीछे से और एक आगे से, और इस तरह से इन तीनों ने मिल करके राजा का दी एंड कर दिया, राजा को खत्म कर दिया। मर्डर के बाद सोनम ने चालाकी किया। यहाँ पे दोपहर 1:15 बजे उसने राजा के फ़ोन से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दिया, ताकि लोग जो इंटरेस्टेड रहते हैं कि हनीमून पे गए, कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको लगे कि राजा तो अभी भी पोस्ट डाला, अभी तो जिंदा है। फिर उसने उस फ़ोन को उसी घाटी में फेंक दिया ताकि वो फ़ोन अब किसी के हाथ ना लगे। 25 मई को वो ट्रेन से सिलीगुड़ी होते हुए वाया सिलीगुड़ी इंदौर पहुंची, अपने बॉयफ्रेंड राज से मिली। मतलब उसने मारा भी, उसको कोई अफसोस भी नहीं है, अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास वापस भी आ चुकी है इंदौर, और अपनी फैमिली के पास नहीं गई। राज से मिली, दोनों एक किराए के मकान में छुप गए। मकान मालिक का नाम था लोकेंद्र तोमर, जो बाद में आया जब मकान मालिक ने इनका फोटो देखा न्यूज़पेपर वगैरह में, तब उसने जाकर के पुलिस को बताया कि ये तो मेरे घर में रह रहे हैं। ये लोग उसके घर में जाकर के आराम से सेटल हो गए दोनों। इसी बीच 24 मई को राजा और सोनम का रेंट किया हुआ स्कूटर एक कैफे से बाहर मिल गया मेघालय पुलिस को। 10 दिन की बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत कड़ी तलाशी के बाद पुलिस ने इनको ढूंढ निकाला। 2 जून को पुलिस को, जहां पे इन्होंने लाश फेंका था, वाइजो डोंग फॉल्स के पास बॉडी मिल गया राजा का, सड़ा हुआ, क्योंकि इतने दिन में डिकम्पोज हो गया था। अब चूंकि सोनम की लाश इनको मिली नहीं थी, तो कहीं ना कहीं अब इनका शक जो है वो सोनम की तरफ मुड़ने लगा। लोकल लोगों ने भी एक दो जो अपने ओपिनियंस दिए, जो बताया कि 3 लोग फॉलो कर रहे थे टूरिस्ट वगैरह ने, तब इनको पुलिस को धीरे धीरे लगने लगा कि कहीं इसकी पत्नी सोनम भी तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर वो मरती तो उसकी लाश भी अगल बगल में कहीं होनी चाहिए थी। उसका लाश नहीं था और वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। तब पुलिस को लगा कि शायद हो न हो सोनम का भी इसमें हाथ है। पूरा ढूंढने के बाद पता चला कि सोनम यूपी के गाजीपुर में छिपकर खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। 8-9 जून को सोनम एक ढाबे पर दिखाई दी और वो अपने परिवार को फ़ोन करने लगी, लेकिन पुलिस तब तक वहाँ पहुँच चुकी थी। अब सोनम झूठ बोलना शुरू की कि उसको तो किडनैप कर लिया था किसी ने, और जो लुटेरे थे उन लोगों ने ही राजा का मर्डर किया है। बट पुलिस इसके बहकाव में आने वाली नहीं थी। पुलिस ने तुरंत सोनम को हिरासत में लिया। जांच और पूछताछ के बाद 11 जून को सोनम ने सारा कुछ कबूल कर लिया। सोनम ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने ये सारा साजिश रचा और अपने हस्बैंड को मारने के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दिया था, राज अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके। ये सब में वो मकान मालिक भी गिरफ्तार हुआ। मतलब पुलिस का इल्ज़ाम था कि इसने भी इसमें कोऑपरेट किया है, साक्ष्य मिटाने में हेल्प किया है। और सोनम के स्टेटमेंट के बेसिस पे 3 लोग और जो अरेस्ट हुए वो थे राज कुशवाहा, उसका पुराना बॉयफ्रेंड, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी, जिनको सोनम ने हायर किया था मारने के लिए। सबको शिलांग जेल में रखा गया। सितंबर 2025 में मेघालय पुलिस ने 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है इन पे भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) मतलब हत्या का, धारा 238(a) सबूत मिटाने का दर्ज किए गए। जेल के सूत्रों के अनुसार सोनम ने अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। मतलब उसको कोई भी थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है कि उसने ऐसा किया है। वो नॉर्मल लाइफ जेल में जीती है, परिवार वालों से भी कांटेक्ट नहीं करती है, और इधर उधर जो जेल में ड्रामे करते रहते हैं, नाली साफ करना, सिलाई बुनाई, वो सब करते रहती है। सोनम ने बेल के लिए भी अप्लाई कर दिया सितंबर 2025 में। मतलब सोचिए, इतना सारा करने के बाद भी वो कैसे, उसको कोई पछतावा नहीं है और कैसे वो बाहर निकलने को बेताब है, ताकि फिर से किसी को मुर्गा बना करके दूसरे मर्डर की भी साजिश रच सके। ये थी राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी सच्चाई। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि प्रेम के नाम पर कैसे घृणा, धोखा और हत्या की जा सकती है। राजा एक मासूम भोला भाला व्यापारी था जिसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसे कभी लगा ही नहीं होगा कि जिससे वो शादी करने जा रहा है, जिससे वो प्यार करता है,
वो उसको इतनी बेरहमी से मरवा देगी कहीं ले जाकर। आज राजा नहीं है, सोनम जेल में है, बट 2 परिवार यहाँ पे बर्बाद हो गए। इसीलिए आजकल बोला जाता है कि रिश्तों में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये मर्डर मिस्ट्री यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं फिर से दूसरी मर्डर मिस्ट्री के साथ।